गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माई सेल्फ कैलाश सोटिया। मेरे से आप परिचित हैं और रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, उसकी ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों में आपको राजनीति विज्ञान है वो 12वीं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। हमारा 5वां अध्याय सेकेंड यूनिट का दूसरा अध्याय भारत में, इस पाठ का नाम क्या है? संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री स्थिति और कार्य। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियां, राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने पढ़ लिया है, एवं शक्तियां, प्रधानमंत्री स्थिति और कार्य, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम राष्ट्रपति की सामान्य और आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। आज हम राष्ट्रपति की सामान्य और आपातकालीन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति है वो, उसके पास कौन कौन सी सामान्य शक्तियां हैं, कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, भारत में राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि से होता है, जिसके अंतर्गत जो प्रत्येक विधायक होता है उसका मत का मूल्य निकाला जाता है, जिसके तहत राज्य की जनसंख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000, यह एक विधायक का मत का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। इसी प्रकार एक सांसद का मत का मूल्य निकालने के लिए, एक सांसद के मत का मूल्य निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है? जिसके तहत राज्य विधायिका के सदस्यों का कुल मत मूल्य, जितने भी देश में विधायिका है उनके कुल सदस्यों के कुल मतों का मूल्य बट्टा संसद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। और जैसा आपको मैंने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का, राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त विधि से होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। तो न्यूनतम मत कोटा प्राप्त करने के लिए सूत्र कौन सा है? कुल डाले गए वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 ये मैंने आपको कल बता दिया था। ध्यान में ना बच्चों, कल मैंने आपको बता दिया था। कल हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था, उसको आज दोबारा रिपीट करेंगे। उसके बाद में हम आगे का बिंदु है वो शुरू करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। आपको पता है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का सर्वोच्च कमांडर होता है, राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है। सभी लिखित समझौते और उपाधियां वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होती है। वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो पहली है सामान्य शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। जैसा कि बताया गया है, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का हेड है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सबसे बड़ी बात है, वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त करता है। वह प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, भारत के महान्यायवादी को, विदेशों में राजदूतों को और राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करता है। महान्यायवादी, राज्यों में राज्यपाल, विदेशों में राजदूत, इन सभी की नियुक्ति है वो संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति न केवल प्रधानमंत्री बल्कि मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, विदेशों में राजदूत, राज्यों में राज्यपाल आदि की नियुक्ति करता है, आदि को नियुक्त करता है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश
और अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 72 है, वो राष्ट्रपति को समाधान करने का अधिकार देता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को गंभीर अपराध में मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति की सजा को कम करने, स्थगित करने, निलंबित करने, कम करने या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार होता है। वह मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को आजीवन कारावास है वो दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को कई प्रकार से न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। इसी के साथ राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कमांडर होता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति है वो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। उसे मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 78 कहता है यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहे तो यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि मांगी गई सूचना को राष्ट्रपति को मुहैया कराए और उपलब्ध कराए। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के बैठकों और उनके निर्णयों से अवगत कराया जाए जब भी राष्ट्रपति ऐसी कोई सूचना मांगे। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियां औपचारिक है। हम जैसे कि आपको पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, वास्तव में उसकी समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद ही करती है। जैसा कि बच्चों आपको पता है भारत में राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। वास्तव में उसकी समस्त शक्तियों, वास्तव में उसकी समस्त कार्यों या शक्तियों का प्रयोग है वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है वो उसका प्रयोग है वो करता है। लेकिन विशेष राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति है वो स्वयं विवेक के अनुसार निर्णय करता है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह हर किसी को ऐसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में जिस व्यक्ति को बहुमत मिलता है, लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, तो बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी बड़े दल को या गठबंधन के दल को, या गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन है ये एनडीए, जैसे हमारे देश में दो गठबंधन है एनडीए और यूपीए। एनडीए वो बीजेपी लेड है जबकि यूपीए वो कांग्रेस लेड है। यदि राष्ट्रपति को लगे कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला है तो वो गठबंधन के नेता को, विभिन्न गठबंधन है उसके नेता को या सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित है वो कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है वो स्वयं विवेक का प्रयोग है वो कर सकता है। जैसे कि 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन था, फिर भी राष्ट्रपति ने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है कि वह जो दल या जो पार्टी उस प्रमुख दल को समर्थन दे रहे हैं तो उसके दस्तावेज वो राष्ट्रपति मांग सकता है। समर्थन की चिट्ठी या समर्थन के पक्ष में लिखित हस्ताक्षर वो राष्ट्रपति मांग सकता है, अथवा वो उनकी मीटिंग भी करवा सकता है या उनकी उपस्थिति के लिए भी कह सकता है। इसके विपरीत 1991 के चुनाव के उपरांत नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार को राष्ट्रपति से ज्यादा सहूलियत प्राप्त हुई, जबकि वह अल्पमत की सरकार थी। विधायी शक्तियां संसदीय व्यवस्था होने के कारण, विधायी शक्ति संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है ही, साथ में व्यवस्थापिका का भी अंग है। राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो है ही, लेकिन संघीय व्यवस्था का या संसद का भी अंग है। राष्ट्रपति है वो संसद का भी हिस्सा है। राष्ट्रपति है इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, राष्ट्रपति है वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, संसद का भी अंग होता है। इस नाते वह अनेक कार्य करता है, जिसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कहा जाता है। उसे संसद का सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने का अधिकार है। राष्ट्रपति लोकसभा में उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। विदिन ए 5 ईयर, 5
पहले राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर दे और नई लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दे। अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उनका जो संयुक्त बैठक होती है उसको संबोधित करता है। इसे हम राष्ट्रपति का अभिभाषण भी कहते हैं। इसमें सरकार की बातों को रखा जाता है, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जैसे आपको पता है, राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, समाज सेवा, उच्च प्रौद्योगिकी, तकनीकी क्षेत्र, आयुध क्षेत्र, जिन्होंने देश में विशेष उपलब्धि हासिल की है, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाती। अनुच्छेद 111 कहता है कि कोई भी विधेयक है तब तक विधेयक रहता है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भी विधेयक है वो कानून बन पाता है, कोई भी विधेयक है उसको कानूनी दर्जा है वो मिल पाता है। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद उसे दोबारा उसी रूप में पारित कर देवे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अतः इसे राष्ट्रपति को सीमित अथवा विलंबकारी निषेध अधिकार या वीटो पावर भी कहते हैं। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा नहीं है जिसके अंतर्गत उसे विधेयक पर फैसला लेना है। वह विधेयक पर न तो हस्ताक्षर करे और न ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाए, बल्कि अपने पास भी लंबित रख सकता है। राष्ट्रपति की ऐसी संविधान में ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसके तहत राष्ट्रपति है वो संसद में उसे वो वापस लौटा दे। तो राष्ट्रपति है वो अनिश्चित काल के लिए किसी भी विधेयक को अपने पास रख सकता है जिसके तहत वह उसे संसद में नेट लौटाए या उस पर हस्ताक्षर न करे। और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वह विधेयक ही रहेगा, वो कानून नहीं बनेगा। इसे हम जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो कहते हैं, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने डाक बिल के संदर्भ में किया था। इसके अलावा जब संसद में किसी भी सदन में अधिवेशन नहीं चल रहा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का भी अधिकार है। ऑर्डिनेंस है वो जारी कर सकता है जो कानून के समान प्रभावी होता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में यह अध्यादेश संसद के सामने रखा जाएगा और संसद यदि उसे पारित या विधि नहीं बनाए तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तीसरी हमारी शक्ति है वित्तीय शक्ति। भारत के राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त। अनुच्छेद 112 जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, राष्ट्रपति संसद के सामने संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति है वो संसद के सामने संघ की वार्षिक आय व्यय का लिखित लेखा जोखा वो संसद के सामने प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति है वो संघ की आय व्यय का लेखा जोखा, राष्ट्रपति संघ की आय व्यय का लेखा जोखा है वो संसद के सामने प्रस्तुत कर सकता है या संसद के सामने प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद से किसी भी प्रकार धन की मांग नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 117 कहता है कि वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक है बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद में या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तथा किसी विधेयक के पारित हो जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना होगा। उस पर संसद का कोई भी सदन है तब तक विचार नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति उस पर विचार देने की सिफारिश नहीं करे। राष्ट्रपति की अनुमति से ही पूरक, अतिरिक्त और अन्य मांगे वो प्रस्तुत की जा सकती है। पूरक मांगे, अतिरिक्त मांगे और अन्य मांगे है वो संसद में प्रस्तुत की जा सकती है। तो पूरक मांगे, अतिरिक्त मांगे और अन्य मांगे हैं वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत की जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के सदस्यों और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन वह संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आयकर और अन्य प्रकार की जो आय हो रही है
उसको केंद्र और राज्यों में बांटता है, वो केंद्र और राज्यों में उसे डिवाइड करता है। चौथी शक्ति है न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी है। अनुच्छेद मैंने 72 बता दिया था, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत बताया था कि अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी सजाए पाए व्यक्ति की क्षमादान कर सकता है। न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा करने, उसके दंड को कम करने, उसे स्थगित करने, निलंबित करने, माफ करने और उसकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करने, स्थगित करने, कम माफ करने का अधिकार है। इस शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार से कर सकता है। पहला, उन सभी मामलों में जहां दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया है। दूसरा, उन सभी मामलों में जहां दंड ऐसे अपराधों के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत है। तीसरा, उन सभी मामलों में मृत्युदंड मिला हो। राष्ट्रपति क्षमादान संबंधी शक्ति का प्रयोग है वो राज्यपाल, सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों को क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, उनमें से एक जो शक्ति है वो आज हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या कहता है बच्चों? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश के संपूर्ण भाग या देश के एक भाग के लिए आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है, आपातकाल है वो लगा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के द्वारा, अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति को 352 के द्वारा राष्ट्रपति को यह मालूम हो जाए कि गंभीर आपदा विधान है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यह आंतरिक अशांति के कारण, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति के कारण देश के किसी एक भाग या संपूर्ण देश के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के किसी एक भाग के लिए या संपूर्ण देश के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र अशांति के कारण राष्ट्रपति या राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है तो वह आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है बच्चों, 3 बार है। इस 352 का प्रयोग किया जा चुका है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर देश के किसी भाग या संपूर्ण देश में आपातकाल है वो लागू कर सकता है। ऐसा हमारे देश में 3 बार हो चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल है वो लागू कर दिया था और सारी शक्तियां थी वो अपने हाथों में ले ली थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण का औचित्य स्वयं ही स्पष्ट है। युद्ध और बाह्य आक्रमण का जो औचित्य है वो पहले से स्पष्ट मैंने आपको बता दिया है। तो आज हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, चाहे कार्यपालिका संबंध के संबंध में हो, चाहे विधायी शक्तियों के संबंध में हो। विधायी शक्ति के अंतर्गत अनुच्छेद 111, जिसके तहत कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता कि जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। वित्तीय शक्ति में 112, 113 और अनुच्छेद 117। 112 क्या कहता है? संसद के सामने संघ की वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा है वो राष्ट्रपति रखता है। अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश संसद में किसी प्रकार धन की मांग नहीं की जा सकती। और अनुच्छेद 117 कहता है, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 एक क्या कहता है कि वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के संसद में कोई भी वित्त विधेयक है वो प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई भी विधेयक वो संसद में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार हमने आज
राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां और एक अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन शक्ति का अध्ययन किया है। कल हम राष्ट्रपति की अन्य 2 शक्तियों का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों का भी अवलोकन करेंगे। तो मैंने आपको जो लिखाया है इसको आपको अंडरलाइन करना है, लिखना है, याद करना है, किताब में भी उसको अंडरलाइन करना है, लिखना है, याद करना है, नोट्स के रूप में उसको उतारना है। नोट्स के रूप में जैसे मैंने आप बोर्ड पर उतारा है वैसे आपको उतारना है, इसको लिखना है, समझना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।